आज का जो हमारा टॉपिक है पेडागोजी का तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूं। तीसरा चैप्टर है आलोचनात्मक चिंतन। देखो सबसे पहले समझो आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हो? क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? समझो बात को। आलोचनात्मक चिंतन की बात करें तो होता क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, ध्यान से समझना है। हाँ जी, आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है इसे समझो। देखो आप में से कई सारी जो ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो क्या सोच लेते हैं, वो सोच लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग आलोचना मतलब चुगली। देखो यहां पर चुगली का मतलब वो कतई नहीं है कि जब दो महिलाएं रास्ते से जा रही होती है गांव में और एक के सर पे तो वजन रहता है, एक खाली होती है और दोनों आपस में बीच रास्ते में खड़े होकर वार्तालाप उनकी शुरू हो जाती है ना। वार्तालाप क्या हो जाती है? उनकी शुरू हो जाती है, यानी उनकी वार्तालाप शुरू होती है, एक तीसरी महिला की चुगली कर रही होती है। फिर वो आधा घंटा 1 घंटा लगातार उसके बारे में बात करती है और लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, अरे हमें क्या पता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, छोड़ो, है ना। तो इस तरह से जो कंक्लूजन निकलता है वो जो है क्या है, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, सचिन सर आपको पढ़ा चुके होंगे क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। तो आइए क्या है आलोचनात्मक चिंतन। देखिए इसे छोड़िए, ये क्या है मैं आपको बताता हूं आलोचनात्मक चिंतन क्या है। देखिए आलोचनात्मक चिंतन होता है क्या, समझिए। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई सचिन अकेडमी जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छे टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं नहीं, सचिन अकेडमी तो बहुत बेकार पढ़ाती है ना। तो अब ऐसे में आप क्या करो, मत तो आप उसकी बात मानो जो ये कह रहा है कि सही पढ़ाती है, मत आप उसकी मानो जो ये कह रहा है गलत पढ़ाती है। आप ये देखो, आप अपना विवेक यूज करो, दोनों ही पक्ष देखो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पक्ष देखोगे तब आप कहलाओगे कि भैया आलोचनात्मक चिंतन। वही क्या है? आलोचनात्मक चिंतन। नहीं, लड़के इतनी बुराई नहीं करते, मतलब आपस में इतनी भयंकर वाली चुगली नहीं करते। ये लॉजिक है, देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सत्यता है। ठीक है, ये सत्यता है। अब ये मत कहना सर आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो, नहीं। ठीक है, अब आगे समझो। तो मतलब कुल मिला के किसी चीज का पक्ष और उसका विपक्ष दोनों को जानकर पक्ष और विपक्ष को जानकर पहचान कर और उनकी क्या करना, उनकी नहीं, पुरुष वर्ग के लोग वो करते हैं जो थोड़ा महिलाओं के टच में ज्यादा रहते हैं। हाँ देखिए, मतलब कुल मिला के क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि सही को सही और गलत को गलत कहना। ठीक है ना, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। कतई भी ऐसा ना करो कि भाई साहब उसके मुंह पे वो अच्छा है, उसके मुंह पे वो अच्छा है, ये वाली क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, ये तो चाटुकारिता होती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि भाई साहब अगर गलत है तो सामने गलत बोल दिया, सही है तो सामने सही बोल दिया। मतलब दुश्मन अगर सही है तो उसे सही बोला, अगर दोस्त गलत है तो दोस्त को भी गलत बोल दिया कि नहीं भाई तू गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यही होता है क्रिटिकल थिंकिंग। यही देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आलोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक अर्थ है आलोचना के साथ चिंतन करना, अर्थात किसी भी विचार, अर्थ, अवधारणा आदि के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार करना, उसके पक्ष में भी उसके विपक्ष में भी। अब जैसे मान के चलिए आप सोच रहे हो सचिन अकेडमी पे बैच लेने का, तो आप क्या करो, बैच लेने के दोनों पक्ष विपक्ष देखो कि यार अगर मैंने बैच ले लिया तो मेरा सीटेट पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। इसका उल्टा क्या है कि भाई साहब अगर मैं बैच लूंगा और मैं पढ़ नहीं पाया, चूंकि मैं पढ़ता मैं हूं नहीं, पढ़ नहीं पाया तो पैसे बेकार जाएंगे, पैसे बेकार जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, घर वाले डंडे। फिर दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि घर वाले कुटाई करेंगे, घर वाले कुटाई करेंगे तो करेंगे, पड़ोसी यार दोस्त रिश्तेदार हंसी उड़ाएंगे अगर पेपर पास नहीं हुआ कि भाई साहब लो पढ़ने चला था हो गया पेपर पास, कि भाई साहब फिर तो घर वाले और यार रिश्तेदार सब जो है हंसी उड़ाएंगे। बेटा इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, इसका अर्थ किसी अनावश्यक आलोचना करना नहीं है। मतलब ये देखो, अनावश्यक आलोचना करना नहीं है, मतलब कुल में जमा बात है, इसका अर्थ चुगली करना नहीं है, इसका अर्थ चुगली करना नहीं है। बेटा तुम 12 बजे से वेट काय कर रहे थे आसमा खातून, 12:15 का टाइम लगा हुआ था, चेक करो आगे देखिए। यद्यपि आलोचनात्मक चिंतन स्वयं निर्देशित एक प्रक्रिया है जिसमें सुनियोजित चरण में उच्च स्तर पर चिंतन किया जाता है। रॉबर्ट एमिस के अनुसार आलोचनात्मक चिंतन क्या करना है या किस पर विश्वास करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पर विश्वास करना है का कारण युक्त तथा प्रभावी चिंतन है। दूसरे शब्दों में आलोचनात्मक चिंतन अच्छे निर्णय के लिए कौशल युक्त तथा उत्तरदायित्वपूर्ण चिंतन है। मतलब अगर आप अच्छे से आलोचना कर लेते हो ना, आलोचना बोले तो बुराई नहीं, अगर आप अच्छे से आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी अगर क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो आप जो डिसीजन लोगे ना उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो डिसीजन आपके क्या हो जाएंगे, सफल होंगे। अगली बात, हाइपोथेसिस। अवधारणा का मतलब होता है हाइपोथेसिस, यानी एक इमेज बनाना, एक अवधारणा करना कि यार जैसे मैं बताता हूं अवधारणा क्या होता है। अवधारणा अवधारणा का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस। जैसे देखिए मैंने क्या किया, जैसे कि भाई पृथ्वी, सबसे पहले कोई वहां जाके तो देखा नहीं था, पहले क्या बताया कि यार पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस तरह सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कौन बता गया? टॉलेमी बता गया, है ना। तो ये क्या थी, एक हाइपोथेसिस थी। जैसे आप एक परिकल्पना दे दो कि भाई साहब पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों नहीं घूमती, वो जो चंद्रमा के चारों ओर घूमती है, ये क्या एक हाइपोथेसिस है। आप भी एक हाइपोथेसिस दे सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अच्छा, मेरी बुराई कर रहे थे प्रमोद सर, तो फिर मैं अभी जाके प्रमोद सर से लड़ाई करूंगा। अच्छा सर मेरी बुराई कर रहे थे हैं? मतलब इसे बोलते पता क्या, इसे बोलते हैं गोविंद भाई चुगली करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का निष्पक्ष होकर विश्लेषण करना, यही क्या है, यही क्रिटिकल थिंकिंग है। और जितना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी उतना ही आप डिसीजन अच्छे लोगे। जैसे समझिए, आपको ये केवल क्रिटिकल थिंकिंग, ये केवल मैं यारी दोस्ती में नहीं बात कर रहा हूं, ये आपके, आप मान के चलिए कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उस बिजनेस के भी क्या करना है, उस बिजनेस में भी आपको ये देखना, अच्छा यार मैंने अगर स्टार्ट किया तो पॉजिटिव चीजें क्या है, मैं स्टार्ट कर सकता हूं ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये नेगेटिव, उसकी नेगेटिव भी सोचना है कि भाई अगर नेगेटिव हो गया, नहीं चला बिजनेस तो ये नुकसान हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव सच। ठीक है सर जी, आप मैं बोल रहा था कि आप ये कहने वाले हो, आप रूढ़िवादिता वाला बात करते हो।
चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स सो थिंक क्रिटिकली, दैट इज टू कंसीडर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एनी आइडियाज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज, मीनिंग कॉन्सेप्ट ईटीसी। क्रिटिकल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड, दिस डज नॉट मीन अननेसेसरली क्रिटिसाइज एनीवन, मतलब किसी को फालतू में ये गाली गलौज करना, किसी की चुगली करना, यार वो तो बड़ा बेकार है। क्यों बेकार है भाई? अरे तुम्हारा कौन सा जो है उसने क्या कर लिया, तुम्हारा कौन सा गांव वाली भाषा में बोलूं तो भैंस खोल ली, है ना? तो क्रिटिकल थिंकिंग कतई भी ऐसा नहीं कि यार वो बहुत बेकार है, वो ऐसे करता, ये नहीं, साइंटिफिक प्रूफ क्या है भाई, उसने क्या तुम्हारा पैसा मार लिया जो बेकार है? समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। However, critical thinking, it is self-directed process in which higher level thinking is done is in a planned phase. According to Robert, critical thinking is about what to do or what to believe. क्या करूं, वो एक गाना सुना है ना, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, वो जो गाना है ना, वो गाने का जो सॉल्यूशन है, वो गाने का सॉल्यूशन कर सकता है कौन? गाने का सॉल्यूशन कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। तो अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हाई है मेरे भाई, तो आप अच्छे से कर सकते हो ये डिसाइड कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखिए। आलोचनात्मक चिंतन की विशेषताएं, देखिए कायदा में तो ये है, आलोचनात्मक चिंतन की जो विशेषता है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको खुद ही पता होनी चाहिए, मतलब खुद लिखने चाहिए। ये जो यहां लिखने इनसे कोई मतलब नहीं है, आप खुद लिखिएगा, आपको खुद लिखने क्या विशेषताएं उसकी होना चाहिए। हाँ जी, कभी भी मिल सकते हो, मोस्ट वेलकम है। कभी भी एक शहर है बुलंदशहर, वहां आ जाइए, मोस्ट वेलकम है आपका, मिलिएगा। ठीक है, चलिए जी। आलोचनात्मक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं लिखे थे। नंबर 1, आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग गुण तथा दोष का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है, अतः निष्पक्षता इसकी प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले क्या है भैया, ये निष्पक्ष करता है। अच्छा हाँ, समझ गया, रोल, मैं उसका आंसर कल दे दूंगा बेटा। देख रोल जो होता है, मैंने वो बाद में देखा तुम्हारा आंसर, जो उसका रोल था किसका, ओशनिक करंट का। बेटा सबसे बड़ा रोल होता है अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करने में। भाई अगर सोचो गर्म पानी ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर ज्यादा ठंड पड़ जाएगी, और ठंडा पानी नीचे नहीं आएगा तो नीचे ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करने में उसका मेजर रोल होता है, बारिश कराने में रोल होता है ना, इन सब में रोल होता है। बाकी और जब मंडे को उसे पढ़ाऊंगा ओशनिक करंट, तब डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नहीं दिल्ली में नहीं है भाई, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के पास ही है, नोएडा के पास, दिल्ली नोएडा के पास में ही है। हरिद्वार, हरिद्वार तो हम ही आते रहते हैं भाई, हरिद्वार तो हम ऑलमोस्ट हर महीने 2 महीने में आते रहते हैं। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरा, आलोचनात्मक चिंतन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी एक साइंटिफिक है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है साइंटिफिक है, तथा इसमें कार्यकरण में संबंध का विशेष महत्व होता है। कार्यकरण में संबंध का, कार्य और जो करने वाला है उसमें जो संबंध क्या है उसका विशेष महत्व है। मतलब समझिए कि अगर आप भाई कोई काम ऐसा है, कोई काम ऐसा है जिसे जो आपको आता ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? मुझे कोई कह ले कि भाई साहब तुम्हें जो कंप्यूटर चलाना है और उस पे एक्सेल पे काम करना है, तो भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कैसे करूंगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत क्षमता तथा विविधता का पोषक है, भाई सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सब अपने अपने इंडिविजुअली कार्य में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तथा विषयनिष्ठ में सामंजस्य को प्रोत्साहित कर देता है। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन और पाठ पठन की आवश्यकता क्यों है, समझिए। आलोचनात्मक चिंतन और पठन पाठन की आवश्यकता निम्न प्रकार है। नंबर 1, पठन पाठन की गुणवत्ता, यानी टीचिंग लर्निंग, पठन पाठन बोले तो टीचिंग लर्निंग। पठन पाठन की गुणवत्ता यानी जो उसका गुणवत्ता का आलोचनात्मक चिंतन से सीधा संबंध है। आलोचनात्मक चिंतन छात्रों के तार्किक विकास यानी उसकी रीजनिंग, लॉजिकल तार्किक विकास पर बल देता है, उनका लॉजिक, उनकी रीजनिंग वो बढ़ती है। साथ ही सर्वाधिक उपयोग विचार अपनाने पर बल देता है, सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी बात करता है। आगे अगर पठन पाठन यानी टीचिंग लर्निंग के मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका आलोचनात्मक चिंतन है, यानी उसका अगर मूल्यांकन आपको करना है, अगर आपको उसका इवैल्यूएशन करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है आपका आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन वर्तमान में पठन पाठन की क्रिया के दोषों की पहचान कर उसे सुधारने में सहायक होता है। भाई जो भी आपकी जो एजुकेशन है उसमें दोष क्या है, उन दोषों की पहचान करेगा, पहचान होगी तो सुधार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी नीड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिगार्डिंग, तो कौन कौन से? द कैरी ऑफ रीडिंग एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग emphasizes द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज adopting द मोस्ट यूजफुल आइडियाज। The best way of evaluate reading is critical thinking. Critical thinking is helpful in identify the faults in the present teaching learning process and improve it. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन व्यक्तिवाद तथा बहुलतावाद को बढ़ावा देता है। इससे पठन पाठन क्रिया का स्वरूप विविधतापूर्ण बनता है। जैसे कक्ष में छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को महत्व देने में आलोचनात्मक चिंतन का सहायक है। आलोचनात्मक चिंतन पठन पाठन की प्रक्रिया में अनेक विचारों को समावेशित कर उसे नवाचार से युक्त बनाता है। पठन पाठन क्रिया के स्वरूप को निरंतर गतिशील बनाए रखने में यह सहायक है। जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त बनाने के लिए नए सुधार करना जरूरी है। भाई जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम है उसमें नए सुधारों की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट इंडिविजुअलिज्म एंड प्लूरलिज्म, दिस मेक द फॉर्म ऑफ
reading activity diverse. For example, critical thinking is helpful in giving importance to the social cultural diversity of the student in the classroom. Critical thinking incorporates many ideas into the learning process and innovate. This is helpful in keep the form of reading activity continuously dynamic, like making new reforms to make the current education system suitable. ठीक है, नवाचार का मतलब होता है न्यू न्यू आइडियाज, अरे नए नए आइडियाज। नवाचार मतलब होता है नए नए आइडियाज, जो नए नए आइडिया आते हैं, नवाचार जो नए नए तरीके आ रहे हैं। हाँ बस जा रहा हूं, आगे देखो, आगे आ जाओ फटाफट से। ओके जी, थैंक यू। देखो आलोचनात्मक चिंतन के लाभ, अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं। अब ये लाभ तो यार आप ही लिखिए, देखिए लाभ ना, इसके लाभ बेनिफिट आप ही लिखिए। इसके लाभ मैं नहीं बता रहा, आप ही लिखिएगा। इसके लाभ जो है आप ही लिखिएगा। चलिए मैं बता देता हूं। आलोचनात्मक चिंतन संकल्पनाओं के निर्माण, अनुप्रयोग तथा विस्तार को बढ़ावा देता है। इससे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। आगे समझिए, आलोचनात्मक चिंतन भाषा कौशल, चिंतन कौशल तथा सहभागिता यानी मिलजुल कर काम करने में सहायक होता है। भाषा कौशल को बढ़ाता है, चिंतन कौशल को बढ़ाता है। उसके बाद कह रहा है यह दूसरे के तर्क तथा विश्वासों को समझने तथा उसकी निष्पक्ष मूल्यांकन कर अपनी बेहतर अवधारणा के निर्माण में सहायक होता है। यह समाज को पूर्वाग्रह मुक्त बनाने में सहायक है। देखिए आलोचनात्मक चिंतन से यह भी पता चलता है, आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसकी बातों से क्या होता है, ठीक है, उसकी बातों से क्या होता है बेटा, यही आता है पेडागोजी में, और क्या आता है। देखिए समझिए, आलोचनात्मक चिंतन से जैसे आप मान के चलिए कोई भी किसी व्यक्ति से मिलते हो, है ना, व्यक्ति से मिलते हो, तो व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बातों से आप ये पता लगा लेते हो कि यार ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। कब लगा पाओगे, जब आपका आलोचनात्मक चिंतन बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। बेनिफिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट द क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड expansion of concept. This develops a sense of responsibility. Critical thinking helps in linguistic skill, thinking skill and participation skill. It is helpful in build a better concept of oneself by understanding the arguments and belief of other and evaluating them objectively. It helpful in make the society produce free. देखिए समझिए, मतलब इसमें क्या है कि अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपने अच्छी की है तो आप किसी भी टॉपिक पर, सर जी प्लूटो को कभी गृह की कक्षा में शामिल बेटा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, कह नहीं सकते, रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आगे क्या रिसर्च होती है। आप समझिए, इसे समझिए। देखिए जैसे मान के चलिए आप किसी को भी किसी डिबेट में जाते हो और किसी भी चीज के पक्ष या विपक्ष में, अगर आपने कभी स्कूल में कभी डिबेट पे गए हो, डिबेट में बीएड अगर आपने किया है तो स्कूल कॉलेज जो होते थे, अपने कॉलेज जो होते थे, उसमें क्या होता था, डिबेट होती थी और डिबेट में हर कॉलेज से स्टूडेंट जाते थे। मैं 2-3 बार गया हूं अपने बीएड के टाइम पे डिबेट के लिए। मतलब डिबेट में क्या होता है, आपको अपनी बात किसी के या तो आपको पक्ष में रख दिया जाएगा या आपको विपक्ष में रख दिया जाएगा, तो आपको अपनी बात रखनी है वहां पे, है ना। तो ऐसे आप अपनी बात कब रख पाओगे, अपनी बात तब रख पाओगे जब आप क्या करोगे, आपका चिंतन कौशल चिंतन क्या है बेटा, क्लास में शुरू से आया करो, बीच में आके ये मत पूछा करो, फिर तुम कहते हो हमें सब गुस्सा करते हो, भाई बीच में आके मत पूछा करो। ठीक है, तो अपनी बात जब आसानी से बढ़िया से रख सको, अच्छे से रख सको, तो वो कब रख पाओगे, जब आपका क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, किसी चीज के पक्ष और विपक्ष आप अच्छे से जानते होगे, तभी आप अपनी बात अच्छे से रख पाओगे। अभी बात समझ में, हाँ तो देखा होगा भाई, देखा होगा, मैं कब मना कर रहा हूं। संकल्पना का अर्थ बता रहे भाई साहब, संकल्पना नहीं मतलब मन में दृढ़ संकल्प लेना, ये नहीं बोलते संकल्प लो कि हाँ ये करना है। तो जब आप किसी चीज के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर लेते हो तो आपको पता चलता है यार इस चीज के करने के बहुत फायदे हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, नहीं यार आप तो संकल्प लेते हैं कि ये काम करेंगे। अभी बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आलोचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की रणनीति, मतलब एज अ टीचर आप टीचर बनने वाले हो, देखो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना आपके लिए, ये चीजें समझना जानना, इन्हें प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लाना। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, पेपर पास कर लोगे, डजंट मैटर, लेकिन आपको ये चीजें ग्राउंड पे लानी है। जब आप टीचर बन जाओगे, तो ये चीजें आपको ग्राउंड पे लानी है। अगली बात समझ में, ये चीजें आपको ग्राउंड पे लानी है। समझिए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक को केंद्रीय स्थिति में नहीं होना चाहिए, वरन उसे आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु उचित अवसर उत्पन्न करने का कार्य करना चाहिए। मतलब टीचर को यहां केंद्र में रहने की जरूरत नहीं है। अब समझो इस बात को, अब समझो, पेडागोजी पढ़ाते समय मुझे यहां सेंटर में रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से पेडागोजी पढ़ाऊं, नहीं, मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, बस मैं क्या करूं, बस मैं आपके लिए अवसर उपलब्ध कराऊं। मैं आपको क्या कराऊं, मैं आपको अवसर उपलब्ध कराऊं, मैं आपको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराऊं। अगली बात समझ में, केवल और केवल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना होता है टीचर का काम। पेडागोजी मैंने पहले भी दिन कहा था, पेडागोजी कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं आपको लिखकर पढ़ा दूं और ये थ्योरी समझा दूं, ये कॉन्सेप्ट समझा दूं। पेडागोजी मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको खुद ही सीखना है। आप कितना अच्छा किस चीज पे अपना दिमाग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग चला सकते हो, वही क्या हुई पेडागोजी है। बात समझ में आ गई। अरे क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक मतलब होता है क्रिटिकल। एक तो बीच क्लास में आते हो, पता है जब क्लास में लेट आते तो टीचर क्या करते थे, मिंटू बच्चे पता है
हैं? जब लेट आते थे क्लास में तो क्या करते थे? लड़कियां हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, जो लेट आ रहे हैं ना, लड़कियां हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और लड़के जो मुर्गा बन जाओ फटाफट से। लेट आने का यही दंड मिलता था, याद करो। अब लेट आ रहे हो, पूछ रहे हो क्रिटिकल थिंकिंग क्या, आलोचनात्मक चिंतन क्या है? चुगली करना होता है आलोचनात्मक चिंतन। अरे आलोचनात्मकता का मतलब होता है चुगली करना नहीं, मतलब आलोचना मतलब होता है किसी चीज के पक्ष और विपक्ष, किसी चीज के पक्ष और विपक्ष में क्या करना, पक्ष को जानना और विपक्ष को जानना और तब उस पर बात करना, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे जाइए। ऐसा करने से विद्यार्थी जो होगा, प्रत्येक विद्यार्थी के समूह में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। मतलब टीचर को क्या करना है, टीचर को, द टीचर शुड नॉट बी इन अ सेंट्रल पोजीशन, मतलब टीचर को अपने ऊपर सब नहीं रखना है। तो पेडागोजी पढ़ाते समय मुझे भी सब कुछ अपने ऊपर नहीं रखना है। पेडागोजी में केवल और केवल आपको क्या करना है, आपके लिए अवसर उपलब्ध कराना टीचर का काम होता है। सेंट्रल पोजीशन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग among student, rather he should work to create appropriate opportunity for the development of critical thinking. By doing this, critical thinking will develop in every group of student. यानी आपको उपलब्ध कराना है क्या, मौका देना है आपको। जैसे समझिए, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जी जो पौधा होता है, मान के चलिए कोई पौधा ले लिया, अब उस पौधे के बारे में, जैसे मान के चलिए एक पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है, बच्चे, टीचर ने उसे दिखाया कि जाओ बेटा खेजड़ी के पेड़ के बारे में जानकारी लो। अब केवल टीचर ने इतना दिखा दिया, अब बच्चा देख रहा है कि यार इसकी छांव भी बढ़िया है, इसकी फलियों की सब्जी भी बनती है, दवाई भी इससे बनाई जाती है, तो उसके मन में क्या आया, एक थिंकिंग डेवलप हुई, क्रिटिकल थिंकिंग। अब वो क्या कर सकता है, अरे कर सकते हो ना, करते हैं, तुम तो कह रहे हो कर सकते हैं, करते हैं भाई बच्चे। सामंजस्य का अर्थ क्या होता है, ओहो, सामंजस्य का अर्थ चलो बताते हैं। देखो, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना। जैसे मैं बताता हूं, आप क्या करते हो, आप क्लास में जाते हो, पहला दिन आपका कॉलेज का होता है। अब आपके कॉलेज में क्या है कि कॉलेज में जाते हो तो आपको देखते हो कि कुछ बहुत बिगड़े हुए लड़के हैं, बहुत मतलब शरारती बच्चे हैं। या मान के चलिए, जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूं, मैं आपकी क्लास में आया तो पता चला कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो मुझसे भी बड़े एज में बड़े थे, है ना, कुछ ऐसे थे जो भाई मुझसे छोटे थे। अब कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। अब उनके बीच में क्या करना है, मुझे तालमेल बिठाना है, एडजस्टमेंट करना है। वही क्या है, सामंजस्य है। वही क्या है, सामंजस्य। आगे बात समझ में? यानी आप तालमेल बिठाना, जैसे आप स्कूल में, नए नए कॉलेज में जाते हो तो भी आप अपने क्लास वालों के साथ तालमेल बिठाते हो ना, सामंजस्य। समझ गए ना? अरे खेजड़ी खेजड़ी होता है यार। सीटेट ईवीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, खेजड़ी का पौधा। हाँ जी, देखो एक कर रहा है अभिसारी चिंतन, चिंतन बता दो। अरे तसल्ली रख ले, अभिसारी चिंतन सारे चिंतन आ जाएंगे एक साथ ही पहुंच जाए। नाम राम प्रकाश और काम ऐसे है, नाम की तो इज्जत रखो कम से कम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट। बेटा खेजड़ी का एक पौधा होता है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, कम पानी की जरूरत होती है, उसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। बच्चे बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं और इसकी फली होती है, उनकी सब्जी बनाई जाती है। आपने नहीं देखा, हमने तो खूब देखा यार। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे आ जाओ। आगे है, शिक्षक विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को तर्क वितर्क का अवसर प्रदान करें। टीचर क्या करे भाई, क्लास में वाद विवाद प्रतियोगिता का, डिबेट, वाद विवाद बोले तो डिबेट का आयोजन होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए। साथ ही उन्हें वाद विवाद के उपरांत समस्या समाधान करने पर बल देना चाहिए। जो वाद विवाद हुआ उसमें समस्या क्या हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में शिक्षक को नमनीय तथा उदार वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा की विविधता तथा बहुलता को बनाए रखने वाली रणनीति अपनानी चाहिए। शिक्षक को मूर्त तथा अमूर्त उदाहरण का प्रयोग कर तुलनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। मूर्त और अमूर्त दोनों उदाहरण। Teacher should provide opportunities for debate to the student by organizing debate competition in the school. Also, they should focus on solving problems after debate. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Especially in the teaching of social science, the teacher should try to create a flexible and liberal environment. Flexible and नमनीय मतलब flexible and liberal environment. The teacher should adopt strategies that maintain diversity and pluralism in the classroom. The teacher should develop comparative ability by using concert and abstract example. ठीक है जी। अच्छा, फिर वो सर बोल रहे थे कि अमित सर जब भी मिलते हैं तो मुझसे, हाँ तो क्या हो गया, अरे बड़े भाई हैं तो क्या हुआ चलो आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु क्रियाकलाप। अरे वैसे भी प्रमोद सर ने किया, मैंने किया, एक ही तो बात है? मैं करूं, प्रमोद सर करें, सचिन सर करें, कोई भी करें, एक ही बात है सब चलो आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु क्रियाकलाप। तो क्या क्या क्रियाकलाप हमें करने चाहिए आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु। पहले, आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलापों से छात्रों की बुद्धि का विकास होता है तथा उनकी अनेक दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता बढ़ती है। मतलब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से सोचोगे, आप एक ही बात के कई कई एंगल से देखोगे कि यार ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, मिक्की कुमारी ले लिया अपनी नाम।
मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं कहा, चुपचाप तुम भी पढ़ लो। हाँ हाँ भाई ही है भाई। आज्ञानात्मक क्रियाकलापों को अपनाकर विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आज्ञानात्मक क्रियाकलापों को अपनाकर विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब समझिए, मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटी शुड बी कंडक्ट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। समझिए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग इंडक्टिव एक्टिविटीज। मतलब आप एक्टिविटी करवाइए, उससे क्या होगा, जब आप एक्टिविटी करवाओगे तो क्या हो जाएगा, उससे बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी। जैसे मैं बताता हूं, अगर आपके अंदर देखो, आपने जैसे क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा बहुत हर खिलाड़ी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अच्छा खेलता है वो कप्तान बना दिया जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। आई बात समझ में? भाई अगर मैं बात करूं कि हर खिलाड़ी जो अच्छा खेलता है, क्या वो अच्छा कप्तान बन सकता है? नहीं बन सकता। देखो, अगर मैं बात करूं, कप्तानी के लिए क्या चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। अरे ये रहना यार, इंडक्टिव, आज्ञानात्मक मतलब इंडक्टिव एक्टिविटी। आप लगातार चीजों के बारे में एक्टिविटी कराते रहिए, टॉपिक से संबंधित एक्टिविटी कराते रहिए। आगे बात समझ में? अब समझिए, देखो ध्यान से सुनो। भाई आपने देखा होगा, क्या एक बेहतरीन जो खिलाड़ी हो वो अच्छा कप्तान नहीं बन सकता? कप्तान के लिए होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे पिछला एक मैच हुआ था, तो ज्यादातर कप्तान, जैसे अभी नए कप्तान श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, और भी कई सारे नए कप्तान अभी आए हैं भारत के, तो वो यही भूल जाते हैं कि हमारे किस बॉलर के कितने ओवर बचे हैं, कितने ओवर रह गए, कितने ओवर और डालेगा, कब स्पिनर से कराना है, कब स्पिनर से नहीं कराना है, कब फास्टर से बॉलिंग करानी है, किस बल्लेबाज के लिए क्या फील्ड प्लेसमेंट लगानी है, किस बल्लेबाज को किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है, बॉलर को यह बताना हर बात पे कि इस बार आगे बढ़ेगा, स्टंप पे बॉल मत फेंकियो, कभी ये बताना कि डंडे पे डाल सीधी। ये काम कौन करता था? अगर आपको पता हो तो महेंद्र सिंह धोनी, है ना? याद है ना? धोनी की आप वीडियो देखते हो तो धोनी, भाई अंग्रेज जो होते हैं उन्हें इंग्लिश तो समझ आती है, हिंदी तो समझ आती नहीं उन्हें अंग्रेजों को। धोनी बोल रहा है सीधा सीधा डंडे पे डालियो, ये यही मारेगा, कोई बात नहीं, अगर 6 भी मारता है तो, लेकिन सीधा डंडे पे डाल, एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। बोलता था, आपने धोनी के ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे अक्सर। धोनी कई बार बोलता था, पहले ही बाहर खड़ा हो जाता था बाहर की तरफ कि वाइड डाल दे, बाहर की तरफ डाल दे। कई बार बोलता था पैड पे डाल दे, पैड पे खेलता रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वो दिमाग में रखता था कि भाई साहब किस बॉलर के कितने ओवर बचे हुए हैं, किसके बाकी हैं, किसके रहे हैं। अगली बात समझ में? तो इस तरह से वो क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। वो अच्छा खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कप्तान अच्छा है। अगली बात समझ में? तो ये दोनों, कप्तान अच्छा होना, खिलाड़ी होना चाहिए, डिपेंड करता है कि किसकी कितनी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखिए, पहले उन्हें एक ही अवधारणा के विविध पक्षों के विषय में जानना चाहिए। एक ही अवधारणा है, उसके अलग अलग पक्ष जानने चाहिए। इसके बाद एक सामान्य निष्कर्ष निकालने को कहना चाहिए। विद्यार्थियों को सोचने तथा विचार करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। साथ ही सोचने तथा विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को गलत होने या असफल होने के डर से मुक्त करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है हाय रे, अगर ये काम मेरा नहीं हुआ, मैं असफल हो गया, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। जिंदगी में भी यही होगा। जिंदगी में भी हम रिस्क लेने से कई बार डरते हैं। किस डर से? कि हाय रे, अगर मैं फेल या मतलब मैं बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें क्या करना होता है? हमें रिस्क जीवन में लेना ही पड़ता है। आप एक व्यक्ति मुझे बता दो जो कामयाब हुआ हो और जिसने रिस्क ना लिया हो। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बर्बाद हो गई थी। लास्ट, अगर वो लास्ट वाला, उसने कई सारे परीक्षण किए, फेल होते गए, है ना? लेकिन फेल जब होते गए, लास्ट में फाल्कन 9 का जब परीक्षण किया 2003, 4, 4, 5, 6 की बात है, तो भाई साहब एक लास्ट वाला कि भाई ये लास्ट और करके देखते हैं, वो सफल हो गया और आज दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी एलन मस्क है ना? चलिए, तो रिस्क लेना जरूरी है। फर्स्ट दे शुड नो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। आफ्टर दिस अ जनरल कंक्लूजन शुड बी ड्रॉ। स्टूडेंट शुड बी गिवन इनफ टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑल्सो। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्ट शुड बी encouraged. Student should be freed from the fear of being wrong or failure. ठीक है? तो के लिए नहीं भाई, पेपर 2 के लिए आपको ईवीएस नहीं पढ़ना है। पेपर 2 के लिए आपको ईवीएस नहीं पढ़ना है। आगे बात समझ में? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ब्लूमबर्ग का वर्गीकरण। अब देखो, ब्लूमबर्ग ने इस पर एक वर्गीकरण दिया। ब्लूम का वर्गीकरण, एक सेकंड रुक जाइए भाई। चलो, ब्लूम का वर्गीकरण समझिए। ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने वर्ष 1956 में शैक्षणिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए 3 क्रमागत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसे ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं। सचिन सर ने आपको खूब अच्छे से समझा दी होगी ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब आपको मैं क्या ही समझाऊं इसके बारे में, है ना? सचिन सर ने ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको बहुत अच्छे से समझाई होगी। ब्लूम के वर्गीकरण की 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने खूब अच्छे से समझी होगी, पढ़ी होगी, है ना? अब क्या है 3 टाइप्स ब्लूम के वर्गीकरण के, आइए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी तो आपको सचिन सर ने खूब अच्छे से समझाया होगा। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, ये सारी चीज नेगेटिव है। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में विभाजित किया। इन्हें मानसिक प्रक्रिया की जटिलता तथा पदानुक्रम के अनुसार विकसित किया गया। यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है। यानी जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है वो कैसे चलता है? सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञानात्मक पक्ष चलता है। दूसरा भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में अनुभूति प्रधान है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत तथा भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है। भाई हमारी भावना कैसी होगी? देखिए एक चीज समझिए, अगर मैं ऐसे परिवार में पैदा होता हूं
अगर मैं ऐसे परिवार में पैदा होता हूं कि जहां भाई मीट नहीं खाया जाता, तो होगा क्या, मेरा मन नहीं करेगा, मेरी भावना नहीं कहेगी कि नहीं यार ये मीट खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं वहीं ऐसे परिवार में पैदा होता हूं जहां मीट खाना कोई बुराई नहीं है, खा सकते हो आप, तो क्या होगा, मैं मीट खा लूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरी भावना है, इसमें ऐसा नहीं है सही या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी मीट खाना गलत है या सही है, ये भावनाएं होती है। हम जैसे परिवेश में पैदा होते हैं, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वहां वैसा ही होता है। देखिए, जैसे आप एक मोहल्ले में जाइए जहां गाली लोग मतलब गाली देना वहां आम बात हो, है ना, गाली देना आम बात है, तो गाली देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मोहल्ले होते हैं जहां गाली देना आम बात नहीं है, जहां लोग कोई गाली नहीं देता है। तो ये माहौल का फर्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में वे शैक्षणिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं जिनका संबंध शारीरिक या क्रियात्मक कौशल से होता है। मतलब जब आप अपना कोई क्रिया कर रहे हो, जब आप शारीरिक क्रिया करते हो, आपका फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, अनुभूति क्या है, कहां है अनुभूति, वो देखो किस में आया है। अच्छा, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में अनुभूति प्रधान है। मतलब मैं बताता हूं अनुभूति क्या है। अनुभूति होता है आपका इमोशनल एस्पेक्ट, फीलिंग इज डोमिनेंट। मतलब आपकी फीलिंग जो होती है, आप अनुभूति कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो फीलिंग है। कॉग्निटिव एक्सपेक्ट बताया पहले, ब्लूम हैज डिवाइडिंग द कॉग्निटिव एक्सपेक्ट इनटू 6 कैटेगरी। दीज हैव बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड हियरनेस ऑफ मेंटल प्रोसेस। दिस सिस्टम रेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कंसर्न टू एब्स्ट्रैक्ट। इमोशनल एक्सपेक्ट और आपका फंक्शनल एक्सपेक्ट, 3 फंक्शन इसने बताए। ठीक है, हाँ, माहौल सही गलत हो सकता है, माहौल सही या गलत हो सकता है। ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधन हुए। फिर ब्लूम के वर्गीकरण को वर्ष 2001 में उनके शिष्य लॉरेन एंडरसन तथा डेविस कैथवॉल ने संशोधित किया। इसमें निम्न संशोधन किए गए। पहला, संज्ञा को क्रिया में बदला गया, ज्ञान को याददाश्त क्रिया में बदला गया, अवबोध को समझ की क्रिया में बदला गया, संश्लेषण को रचना करने की क्रिया में बदला गया। यानी यहाँ चेंज किए गए क्या क्या, नाउन चेंज इनटू वर्ब, नॉलेज वाज ट्रांसफर इनटू मेमोरी, नॉलेज को मेमोरी में, परसेप्शन वाज कन्वर्ट इनटू एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस वाज कन्वर्ट इनटू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग। ठीक है, इसमें चेंज किया गया। चलो अब यहां से आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है। हाँ जी, जटिल कठिन शब्द है बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो बाय बाय।